नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं पंडित हरिदत्त शर्मा मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। तो बोलते हैं कि पंडित हरिदत्त शर्मा मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। अब आप सभी लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं, आप सभी घर में नहीं तो लाइब्रेरी में ज़रूर स्टडी करते होंगे। 80 मुझे लगता है कि 70-80% बच्चे ऐसे होंगे जो सिंसियरली लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पर तैयारी करते हैं। तो ये लाइब्रेरी कहाँ पर है? पंडित हरिदत्त शर्मा मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी, ये जो है वो पट्टा में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब ये पट्टा कहाँ पर स्थित है? पट्टा जो है ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। हमीरपुर में स्थित है पट्टा, और यहाँ पर है ये हरिदत्त शर्मा पब्लिक लाइब्रेरी, हरिदत्त शर्मा मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी। ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। लाइब्रेरी के बारे में एक और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि एक और इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी जो है वो आप पढ़ते हैं। वो कौन सी लाइब्रेरी पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं महिमा लाइब्रेरी। ये महिमा लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए, महिमा लाइब्रेरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। चलो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। इसके बारे में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महिमा लाइब्रेरी जो है वो किसके द्वारा और कब जो था वो बनवाई गई थी। तो महिमा लाइब्रेरी सिरमौर के राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी और हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरीज ये मानी जाती है, पर पुरानी लाइब्रेरीज में से एक है। इसकी स्थापना अमर प्रकाश ने की थी, ये आप ज़रूर ध्यान रखना। अब देखिए, कहीं पर भी इस लाइब्रेरी का एग्जैक्टली कि कौन से ईयर में इसका उद्घाटन किया गया था ये मेंशन नहीं किया गया है, परंतु अमर प्रकाश का कार्यकाल जो था ये 1911 से 1933 के बीच में जो था वो रहा, और माना ये जा सकता है कि 1920s में 1920 से लेकर 1930 के बीच में जो था वो इसका उद्घाटन कर दिया गया होगा। ये आप मान के चलिए, परंतु जब है ही नहीं कहीं पर तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पूछा जाए। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि राजा अमर प्रकाश की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो था वो वियना में हुई थी। ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वियना, वहाँ पर इनका देहांत 1933 में जो था वो हो गया था। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। लाइब्रेरीज, आप किस लाइब्रेरी में जाते हैं, उस लाइब्रेरी का क्या नाम है, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बहुत सारी कलेक्शन हमारे पास लाइब्रेरी की ऐसी हो जाएगी अगर इस तरह से लाइब्रेरी का कोई नाम है। अगला क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास क्या है। बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन भी है, परंतु इसमें भी अलग अलग डिवाइड हुई हैं। अब बोलते हैं कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब ऐसी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो है गद्दी ट्राइब की। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अब गद्दी ट्राइब की जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। गद्दी ट्राइब मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? गद्दी ट्राइब जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पाई जाती है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलती है। चंबा में खासकर भरमौर के क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है। अब इस ट्राइब के बारे में अगर हम और यहाँ से कुछ जानते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि गद्दी ब्राह्मण भी होते हैं, खत्री भी होते हैं, राजपूत भी होते हैं, ठाकुर भी होते हैं, राठी भी होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर स्टेटमेंट बेस्ड या कैसे भी बन सकता है। कांगड़ा के राजा संसार चंद जो हुआ करते थे, उनको जो था वो एक गद्दी गर्ल थी जिसका नाम था नोखू। नोखू के साथ उनको जो था वो प्यार हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नोखू का नाम पूछा गया है एग्जाम में, नोखू का नाम एग्जाम में पूछा गया, ये आपने ध्यान रखना। और गद्दीज के बीच में मैरिज के टाइप हैं। मैरिज के टाइप में झिंड फूक आ जाता है, बराड़ फूक आ जाता है, बट्टा सट्टा आ जाता है, दान फून आ जाता है, घर जबांतरी आ जाता है, जंजारा आ जाता है। और इसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि भगवान शिव की पूजा जो है ये करते हैं, तो भगवान शिव का एक फेस्टिवल मनाते हैं, नवाला फेस्टिवल। तो नवाला फेस्टिवल भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर होता है नवाला फेस्टिवल? तो जहाँ पर गद्दी होंगे वहाँ पर फेस्टिवल होगा। उसी तरह से कांगड़ा और चंबा में आप इस फेस्टिवल को मानेंगे कि यहाँ पर ये फेस्टिवल होता है। और गद्दी ट्राइब के बारे में आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि ये ट्राइब जो है वो सेमी नोमैडिक भी है, सेमी एग्रीकल्चर ट्राइब भी है और सेमी पेस्टोरल ट्राइब भी जो है ये है। ये आप ध्यान रखें। तो शेड्यूल ट्राइब के बारे में एक क्वेश्चन हमने जो पहले पढ़ा है वो अभी आप आंसर उसका करेंगे, रिवीजन हो जाएगा। स्टैटिक है थोड़ा सा कि हिमाचल प्रदेश में जितनी पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट जो है वो गद्दी ट्राइब के द्वारा जो है कितना परसेंट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के द्वारा जो है वो कवर किया जाता है। शेड्यूल ट्राइब कितना जो है पॉपुलेशन का कवर करती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं इन विच प्रिंसली स्टेट द हिमालयन प्रांत प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बोलते हैं कि किस रियासत में हिमालय प्रांत की अस्थाई सरकार ने जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो ये कहाँ पर चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सुकेत रियासत में चलाया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है।
आपने ध्यान रखना है कि सुकेत रियासत में हिमालय प्रांत की स्थायी सरकार ने जो था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो चलाया था। ये देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ये 1930 में जो था वो स्टार्ट कर दिया गया था। अच्छा, क्यों स्टार्ट किया गया था ये मूवमेंट? गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। उन्होंने जो था वो कुछ जो डिमांड्स थी उनकी, उनको लेकर इन्होंने ये मूवमेंट किया था। इन्होंने कह दिया था कि हम कुछ लॉज को नहीं मानेंगे, सरकार के जो कुछ लॉ हैं, सरकार की जो कमांड है उसको भी हम नहीं मानेंगे। ब्रिटिश सरकार जो था वो उस टाइम रूल कर रही थी, तो गांधी जी ने जो था वो चलाया था ये मूवमेंट, ये आपने ध्यान रखना है। और दांडी में जो था ये चलाया गया। फिर दांडी मार्च आप पढ़ते हैं, उसके बाद दांडी मार्च होती है। प्रभाव इसका पूरे देश में देखने को मिला, जैसे सुकेत में आपने देख लिया किस तरह से चलाया गया। अब देखो, सुकेत की ही बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि मंडी जो है वो सुकेत की एक शाखा है। सुकेत सत्याग्रह भी आपने पढ़ा है, तो 1862-76 में जो है ये सत्याग्रह देखने को मिलता है। इसमें सुकेत के जो लोग हैं वो वहाँ के जो रूलर थे और उनके जो मंत्री थे जिनका नाम नरोत्तम था, उनके विरुद्ध जो है ये सत्याग्रह जो है वो करते हैं। 1924 में भी जो है यहाँ पर अपराइजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर राजा को मजबूर कर दिया जाता है और वो जो है वो देहरादून भाग जाता है। रीज़न क्या रहे थे जो 1924 में ये इस तरह का एक बड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ? उसका कारण ये था कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई सरकार के द्वारा कर दिए गए थे, बिगाड़ का सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रचलित था और शोषण लोगों का हो रहा था, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी जो था वो कहीं ना कहीं पर जनता पर अत्याचार कर रहा था। फिर बाद में चलकर सुकेत रियासती प्रजामंडल भी जो था वो बना। इसको रिकॉग्नाइज किया गया 1945 में। 1945 में सुकेत रियासती प्रजामंडल को रिकॉग्नाइज किया गया और मियाँ रतन सिंह जो था वो इसके प्रेसिडेंट जो था वो बने थे। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। और जब 1948 आया तो हिमालयन प्रांत प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो था, इसकी एक मीटिंग होती है सुन्नी में, सुन्नी जो भज्जी स्टेट में पड़ता है, और उसमें डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है कि एक हमारे पास जो है एक स्टेट होना चाहिए, और उसी का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि 15 अप्रैल 1948 को जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, और सुकेत भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल 1948 को ही मर्ज हो जाता है। मंडी जिला जो है वो बनता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश एट करंट प्राइजेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो बोलते हैं कि अग्रमी अनुमान के अनुसार, जो एडवांस एस्टिमेट एक निकाला गया है उसके अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। ये क्या अनुमान लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो कितनी होगी? तो ये लगाया गया है 2,22,227, 2,22,227 रुपया का एडवांस एस्टिमेट लगा है कि इतनी हिमाचल प्रदेश की जो है वो पर कैपिटा इनकम होगी। पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ रहे हैं एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। अब अलग अलग तरह से जो है वो एस्टिमेट निकाले जाते हैं। इसी तरह का एस्टिमेट पिछले साल भी जो था वो लगाया गया था। पिछले साल ये लगाया गया था 2,01,271 रुपये का, 2,01,271 रुपये का ये एस्टिमेट लगाया गया था कि इतनी जो है वो पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश की होगी। तो ये इस तरह से एस्टिमेट लगाए जाते हैं। अच्छा, ये टर्म पर कैपिटा इनकम होती क्या है? पता तो होना चाहिए ना कि पर कैपिटा इनकम होती क्या है, क्या ये फंडा है पर कैपिटा इनकम का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डाटा भी याद कर लेते हैं, परंतु पता ही नहीं होता कई बार कि ये है क्या चीज़। पर कैपिटा इनकम देखो, ये वो अमाउंट है जो किसी भी राज्य का, किसी भी देश का व्यक्ति जो है वो अर्न करता है एक स्पेशल टाइम पीरियड में, और उसी जो जियोग्राफिकल एरिया होता है, जैसे हिमाचल है तो हिमाचल का जियोग्राफिकल एरिया देखा जाएगा, वहाँ पर कितने लोग हैं और एवरेज कितनी इनकम वो अर्न करते हैं ना, वो देखा जाएगा और उसको ही पर कैपिटा इनकम कह देंगे। वैसे ही इंडिया है, इंडिया की जियोग्राफी देखी जाएगी, यहाँ के लोग देखे जाएंगे और फिर पर कैपिटा इनकम यहाँ की निकाल दी जाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना एवरेज इतना कमा रहा है यहाँ पर, ये माना जाता है। मतलब क्या, अमाउंट ऑफ मनी अर्नड बाय पर पर्सन इन अ नेशन। तो ये एक एवरेज सी टर्म है। दो डाटा आपने जान लिया, एक जो इस बार का है और पिछली बार के अनुमान के लगाया गया था वो भी आपने जान लिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन गया तो नेट सेट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और 1 नंबर आपका पक्का। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाउ मच एरिया कवर्ड अंडर टेम्परेट फ्रूट्स अदर देन एप्पल इन फाइनेंशियल ईयर 2021 इन हिमाचल प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है
वो 2021-22 में सेब के अलावा जो शीतोष्ण फल होते हैं इसके अंतर्गत कितना क्षेत्र जो है वो कवर किया गया है। हिमाचल प्रदेश में देखो टेम्परेट फ्रूट्स के तहत जो है वो कितना क्षेत्र कवर किया गया है, वो किया गया है 2021-22 का जो हमारे पास डाटा है 27,911 हेक्टेयर। ऑप्शन ए सही आंसर, 27,911 हेक्टेयर, ये आपने ध्यान रखना है। अब इस डाटा को ना प्रॉपरली एनालाइज जब किया जाता है तो ये देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी वृद्धि की है, काफ़ी सक्सेस जो है वो की है। क्योंकि जब 1960-61 का दौर था हिमाचल का, तो उस दौरान ये एरिया जो था वो सिर्फ और सिर्फ 900 हेक्टेयर जो था वो होता था। और 900 हेक्टेयर से जो था ये 27,911 हेक्टेयर जो है हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। ये आप ध्यान रखें। और इसी तरह से आपने ध्यान रखना है कि नट्स और ड्राई फ्रूट्स जो आते हैं ना, उसमें भी जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है। 1960-61 में नट्स और ड्राई फ्रूट जो है 231 हेक्टेयर एरिया कवर करते थे, परंतु अब ये एरिया बढ़कर जो है वो 2021-22 में जांचा गया है कि 9,786 हेक्टेयर जो है वो हो गया है। तो नट्स का भी आपने ध्यान रखना है, नट्स ड्राई फ्रूट का ध्यान रखना है, टेम्परेट फ्रूट्स का ध्यान रखना है, जो अदर देन एप्पल है उनका ध्यान रखना है। स्पेसिफिक तौर पर हमने पढ़ा है एप्पल का एरिया भी कितना है। अगर हम सेब की बात करते हैं, सेब का सीज़न है आजकल, तो देखो एरिया जो सेब के तहत आता है ना, वो जब 1950-51 का दौर था ना, तो उस दौरान ये एरिया 400 हेक्टेयर हुआ करता था। 1960-61 में ये 3,025 हेक्टेयर हो जाता है। और 2021-22 का जो एस्टिमेट है ना, उसके अकॉर्डिंग ये एरिया 1,15,016 हेक्टेयर जो है वो हो गया है। मिशन एलाइड में हमने ये क्वेश्चन शायद पढ़ रखा है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि एप्पल के तहत भी कितना है, टेम्परेट फ्रूट अदर देन एप्पल, नट्स एंड ड्राई फ्रूट, इनके बारे में आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास, एट विच प्लेस इज चंद्रशेखर टेम्पल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो चंद्रशेखर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला इंपॉर्टेंट जिला है। अब चंबा जिले में जो चंद्रशेखर मंदिर है ना, वो कहाँ पर स्थित है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जाता है तो चंबा जिले में। आपको आएगा चंद्रशेखर मंदिर कहाँ पर स्थित है, आप फटाफट चंबा ऑप्शन ढूंढेंगे, परंतु यही पूछ लिया गया कि चंबा जिले में कहाँ पर स्थित है, तब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो चंबा जिले के साहो में, ऑप्शन सी सही आंसर है। चंबा जिले के साहो में जो है ये मंदिर जो है वो स्थित है। अगर हम मंदिरों की बात करते हैं तो चंबा जिले में जो है वो काफ़ी मंदिर जो है वो आते हैं। ये चंद्रशेखर मंदिर जो है ये राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। राजा साहिल वर्मन ने चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बनवाया है। राजा साहिल वर्मन ने ही कामेश्वर मंदिर चंबा में बनवाया है। चंद्रगुप्त मंदिर भी राजा साहिल वर्मन ने बनवाया है। और चंद्रशेखर मंदिर साहू में जो है वो इनके द्वारा ही बनवाया गया है। और यहाँ पर सूही मेला भी जो है वो प्रत्येक वर्ष होता है। सूही मेला जो है वो रानी नैना देवी थी जिनकी याद में जो है ये मनाया जाता है। हर वर्ष जो है ये मेला मनाया जाता है। मिंजर का मेला तो आपको पता ही है। चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा करवाई गई थी। और चंबा रियासत की स्थापना तो आपको पता है राजा मारू वर्मन ने की थी। और राजा मेरू वर्मन के द्वारा जो था वो मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, नरसिंह मंदिर, छतराड़ी मंदिर, ये सारे मंदिर जो था वो बनवाए गए थे। चंबा के मंदिर क्लियर हो गए आपके। और चंबा का तो आपको पता ही है, नदियां यहाँ पर दो बहती हैं। एक तो यहाँ पर रावी नदी बहती है जिसके किनारे जो है वो चंबा शहर बसा हुआ है। दूसरी यहाँ पर मुख्य रूप से चेनाब नदी जो है वो बहती है। अगर हम यहाँ पर जो पर्वत यहाँ पर है मुख्य रूप से, तो हाथीधार यहाँ पर आता है, पांगी श्रृंखला यहाँ पर आती है। पांगी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पांगी जो है थोड़ा सा दूर है चंबा से। और पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, पांगी का हेडक्वार्टर किल्लाड़ में जो है वो स्थित है। ये ध्यान रखें। चंबा जो है वो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो चंबा बाउंड्री शेयर करता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंबा एक तरफ तो जम्मू कश्मीर के साथ थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव भी माना जाता है। और दूसरी ओर आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है और लाहौल स्पीति के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी इसका क्लियर हो गया। छोटा सा स्टेट है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। और ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है वो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज करथी नाटी इज पॉपुलर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये करथी नाटी जो है वो परफॉर्म की जाती है। नाटी तो कॉमन है हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र में नाटी कॉमन है, परंतु ये नाटी करथी नाटी जो है वो कहाँ पर परफॉर्म की जाती है, तो ये कुल्लू में परफॉर्म की जाती है मुख्य रूप से। ऑप्शन बी सही आंसर है।
अब ये जो कथड़ी या फिर करथी नाटी है ना चंबा कुल्लू की, ये कैसे परफॉर्म की जाती है? ये खरीफ की जो फसल होती है, खरीफ फसल के बाद खुले आसमान के नीचे जो है ये आयोजित की जाती है और चांदनी रात को जो है ये आयोजित की जाती है। इसका आरंभ तो धीरे धीरे या फिर धीमे धीमे होता है और कहा जाता है कि स्टार्टिंग में तो ये स्लो होती है, उसके बाद जैसे ही जैसे थोड़ी सी स्पीड ये पकड़ती है तो उसके बाद स्त्रियां अपना अपना नृत्य साथी चुन लेती हैं और नाट्य में जो है वो एक जान डाल देती हैं, इस तरह से कहा जाता है। कुल्लू में इस तरह के और भी डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि रुचका डांस हो गया, कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। कुल्लू में ढिल्ली डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और कुल्लू के अलावा हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डांस परफॉर्म किए जाते हैं। किन्नौर से ही मैं हर बार शुरुआत करता हूँ, इस बार फिर से किन्नौर का ही बताऊँगा। सबसे पहले किन्नौर में जो है वो बाख्यांग हो गया, बयांगचू, जात्रू, कयांग, जाप्रो, ये सारे डांस जो है परफॉर्म किए जाते हैं। लाहौल स्पीति में लंगदरमा परफॉर्म किया जाता है। सांद और साबू यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। सिरमौर में अगर हम बात करें तो सिरमौर में जो है वो बुढ़ा डांस परफॉर्म किया जाता है, बिरसू डांस परफॉर्म किया जाता है। और शिमला के महासू या शिमला कहेगी आप, इनके कुछ क्षेत्रों में जो है ठोडा नृत्य परफॉर्म किया जाता है। छुहारा नृत्य जो है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और अगर हम बात करें कि धाजा कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये एक लोक नाट्य की श्रेणी में आता है, तो ये बिलासपुर में जो है वो मुख्य रूप से परफॉर्म किया जाता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखना। अपना सिरमौर हो गया और किन्नौर भी यहाँ से हो गया, कुल्लू हो गया। ऊना तो आपको पता है प्लेन एरिया है, तो यहाँ पर इस तरह से जो है नॉर्मल डांस जो होता है वही मुख्य है यहाँ के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर सनकेन गार्डन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं सनकेन गार्डन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। सनकेन गार्डन जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है, मंडी जिले में ये सनकेन गार्डन जो है वो स्थित है। और ये ब्यास और सुकेती नदी के किनारे जो है वो ये स्थित है। देखो हिमाचल में इस तरह के कुछ और भी गार्डन ग्राउंड जो हैं वो स्थित हैं, जैसे कि तपोवन के बारे में आप सुनते हैं, तो तपोवन कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में जो है ये स्थित है, ये बहुत बार चर्चा में रहता है। और रानी झांसी पार्क भी है हिमाचल प्रदेश में एक, तो ये रानी झांसी पार्क कहाँ पर स्थित है? ये शिमला में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ से हो गई, ज़्यादा तो कुछ इतना इस तरह से है भी नहीं। और तो छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत निकल जाएंगी, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमने सबसे पहले कवर करना है, वो हमने कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं प्रियर टू स्नो लेपर्ड द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो बोलते हैं कि हिम तेंदुए से पहले हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु था वो क्या था? वो था मस्क डियर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि 2007 से पहले ना हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल था, स्टेट बर्ड था, वो पहले कुछ और हुआ करते थे, फिर बाद में कुछ और हुए। 2007 से पहले हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल हुआ करता था वो मस्क डियर जो था वो हुआ करता था। और 2007 से पहले हिमाचल का जो स्टेट बर्ड हुआ करता था वो मोनाल हुआ करता था। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो हिमाचल का स्टेट बर्ड जो है वो जुजुराना है और स्टेट एनिमल जो है हिमाचल का स्नो लेपर्ड है। इनको चेंज कर दिया गया है। तो ये हिमाचल का एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप क्या रिलेट करेंगे? यहाँ से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, नेशनल पार्क स्थित हैं, क्योंकि वहीं पर ये जो जानवर हैं ये रहेंगे। हिमाचल का चाहे स्टेट एनिमल हो गया, चाहे स्टेट बर्ड हो गया, ये वहीं पर रहेंगे। जो हिमाचल के नेशनल पार्क होंगे, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, वहीं पर इनको रखा जाएगा ढंग से। इनके लिए वही एरिया ज़्यादा कंजर्व होगा। तो नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो 2014 में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। सिंबलभरा नेशनल पार्क सिरमौर में स्थित है। खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू में स्थित है। इंद्रकिला नेशनल पार्क ये भी कुल्लू में स्थित है। और पिन वैली नेशनल पार्क ये लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके आसपास कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर आप रहते हैं तो वो आप कमेंट करके बता दीजिए। अदरवाइज़ आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे वहाँ पर लगभग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे ऐसे जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं है, परंतु लगभग हैं जहाँ जहाँ से आप होंगे वहाँ पर छोटी छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं दिल्ली गेट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिशर्स इन नाहन टाउन, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि दिल्ली गेट जो था नाहन शहर में, ये दिल्ली गेट जो था वो अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। कहते हैं कि इसका निर्माण कौन से ईयर में जो था वो करवाया गया था।
अब देखिए इसका निर्माण जो था वो कौन सी ईयर में करवाया गया था, ये 1877 में जो था वो करवाया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ये आपने ध्यान रखना है। कब करवाया गया था जिसका निर्माण 1877 में करवाया गया था। अब उस दौरान जो था वो नाहन सिरमौर के राजा कौन हुआ करते थे, किस तरह से पूरी बात है वो भी हम जानते हैं। देखिए 1877 की बात है तो सिरमौर के राजा उस दौरान शमशेर प्रकाश हुआ करते थे। शमशेर प्रकाश जो था वो सिरमौर के राजा 1856 में बन गए थे। 1898 तक के यहाँ के राजा जो था वो रहे। और शमशेर प्रकाश के कार्यकाल के दौरान 1857 का विद्रोह होता है। इसमें ये अंग्रेजों की सहायता करते हैं। अंग्रेजों के द्वारा जो है इन्हें सम्मानित भी बाद में किया जाता है। शमशेर प्रकाश के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो 1875 में नाहन फाउंड्री जो है वो बनती है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो लॉर्ड रिपन भी जो है वो सिरमौर नाहन की यात्रा में पर जो है वो आते हैं। लॉर्ड डफरिन भी जो था वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान नाहन आए थे। और शमशेर प्रकाश के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो लिट्टन मेमोरियल जो आप पढ़ते हैं ना, लिट्टन मेमोरियल बनवाया गया था। 1878 में सिरमौर से जो शमशेर प्रकाश थे इनके कार्यकाल के दौरान लॉर्ड लिट्टन ने जो था वो विजिट किया था और फिर लिट्टन मेमोरियल बनवाया गया था जिसको दिल्ली गेट जो है वो कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब आपने 1877, 1878 कहीं पर 77 लिखा गया है, कहीं पर 78 लिखा गया है, तो ये अलग अलग फ्लक्चुएशन है, परंतु 77, 78 यही मोस्टली रहेगा क्योंकि लॉर्ड लिट्टन ने जो था वो जब विजिट किया था ना 77, 78 में, तो उसी दौरान जो था ये बनवाया भी गया। ये आप ध्यान रखें। तो इसी के आसपास का ये कार्यकाल होगा 1877, 88 का। जब इस तरह की ऑप्शंस होती हैं ना तो आपको ये याद रखना है कि 77, 78 में होता है, इससे बाहर नहीं जाना है। इससे बाहर ऑप्शन, दोनों ऑप्शन एक साथ होंगे नहीं और इसी तरह से ऑप्शन होंगे दूर दूर करके ही। 77, 78 ध्यान रखें। लिट्टन मेमोरियल भी इसको कहते हैं, दिल्ली गेट इसको कहते हैं। और इस तरह से जो था इनका कार्यकाल था। फिर इसके बाद जो था वो अलग राजा रहे बीच में और फिर उसके बाद आए राजा अमर प्रकाश, जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले ही जो था वो रिवाइज कर चुके हैं वीडियो में। अब सिरमौर के अंतिम शासक कौन थे? सिरमौर के अंतिम शासक थे राजा राजेंद्र प्रकाश। तो उनका भी आपने ध्यान रखना है कि राजा राजेंद्र प्रकाश सिरमौर के अंतिम शासक थे। और सिरमौर के ऊपर एक किताब लिखी गई है, तारीख़े रियासत सिरमौर। ये किसने लिखी है? इसमें सिरमौर के बारे में बहुत वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। आप कमेंट करके बता दीजिए तारीख़े रियासत सिरमौर किताब किसने लिखी थी। चलिए जी, क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं विच कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश इज नॉन फॉर नरेटिंग द हिस्ट्रीज एंड हीरोइक डीड्स ऑफ द रूलर्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा समुदाय राजाओं के इतिहास तथा वीर गाथा का बखान करता है? ये आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। लास्ट एडिशन जो था ना मिशन एलाइट का, इससे पहले वाला, उसमें हमने डिस्कस किया था ये डिटेल में। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।